ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। बोज मॉडल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एटम हमने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, उसके पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए थे, है ना। पोस्टुलेट्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे, अब आगे से कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था बच्चों? सर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था सबसे पहले, देन उसके बाद पोस्टुलेट्स देखे थे बोहर मॉडल के। सबसे पहले रदरफोर्ड की बातें हमने करी कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया था, और उनकी बातें जो थी वो थोड़ी सही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऑर्बिट में घूमेगा, है ना, ऑर्बिट में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करता रहेगा, है ना। यस सर। यूज करेगा, और एक टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी तो उसकी रेडियस भी कम होने लगेगी। रेडियस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। छोटी होते होते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा भाई? गिर जाएगा। है ना, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अच्छी लगी नहीं ये बातें। अरे क्यों लगेगी भाई, ऐसा कर रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। तो उसके बारे में इतना ऐसा कुछ बोलेगा कोई तो अच्छा लगेगा क्या उसको? नो सर। नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का मूड खराब हो गया। इलेक्ट्रॉन का इतना मूड खराब हुआ, रदरफोर्ड से बात ही नहीं करी उस दिन के बाद। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन गए सीधे किसके पास? नील्स बोर के पास। किसके पास? इलेक्ट्रॉन वेंट टू नील्स बोर। सुना उन्होंने कि यार एक नए साइंटिस्ट आए मार्केट में, अच्छी बातें करते हैं, और क्या पता इलेक्ट्रॉन को बताया किसी ने कि आपके बारे में सही बता दे, क्या पता इन्फॉर्मेशन सही बता दे। गए वो इलेक्ट्रॉन गया, बोर ने बात करी इलेक्ट्रॉन से थोड़ी देर, और बोर ने बताया पॉस्टुलेट्स अपने कि भाई ठीक है, तुम्हारे बारे में मैं लिखता हूँ कहानी, और थोड़ा सही लिखने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो बोर ने सबसे पहले तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है ऑर्बिट्स में, है ना, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व अराउंड करता है। सही बात है? यस नहीं है सही बात? सही बात सही बात है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, है ना। यस सर। ऑर्बिट की एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। अब ये जो ऑर्बिट है इनके बारे में क्या बताया बोर ने? ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके एनर्जी लेवल्स कांस्टेंट है। क्या बताया? एनर्जी लेवल कांस्टेंट है। कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स है, मतलब उनकी तरह नहीं बोल रही है, रदरफोर्ड की तरह, ये जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था। एनर्जी कम नहीं हो रही थी। अगर एनर्जी कम होती तो एटम ही डिस्ट्रॉय होते रहते ऐसे तो, यस सर। यस सर। पॉसिबल ही नहीं था। तो भाई बोर्ड टुक द चार्ज एंड ही टोल्ड एवरीवन दैट ऐसा है। उसके बाद उन्होंने अपने अगले पोस्टुलेट में बताया कि भाई ऐसा है कि जो ऑर्बिट्स है इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में करेगा रिवॉल्व जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज। है ना, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा mv/r, ये आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यस सर। सही बात है? यस इलेक्ट्रॉन यस सर। nth ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की? जैसे सेकंड ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी वेलोसिटी है ना सेकंड में? सेकंड ऑर्बिट है, मान लो ये nth ऑर्बिट है जैसे कि, है ना, तो कितनी वेलोसिटी, और इसका रेडियस कितना है? rn, है ना। इस वाले ऑर्बिट का कितना रेडियस है nth ऑर्बिट का? वो rn हो गया। ये होता है nh/2 पाई के इक्वल। फिर एक और पोस्टुलेट बताया उन्होंने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं कि एक ही एनर्जी लेवल में रहता है, ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे कूद सकता है, जंप मार सकता है, और जब ऐसा करेगा वो तो एक क्या रिलीज कर देगा, क्या एमिट करेगा? फोटोन। प्रोटॉन। फोटोन एमिट करेगा। जब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाएगा तो फोटोन एमिट करेगा, और ये फोटोन होगा इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसकी एनर्जी कितनी होगी भाई? h न्यू, यस सर। जो कि किस बराबर होगी? ei माइनस ई फाइनल। माइनस ई फाइनल। ठीक है, ei माइनस ई फाइनल या ई फाइनल माइनस ei, मतलब देख डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव है तो ei माइनस ई फाइनल, क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियली ज्यादा एनर्जी होगी, है ना।
यस सर। फोटोन एमिट हो रहा है ना, क्योंकि हाँ भाई ये सब पढ़ लिया था हमने, यस सर। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। यस सर, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाकी आपको दिए थे करने के लिए, करे किसी ने? अच्छा उस बारे में तो बात हो चुकी है, नहीं करे आप लोगों ने। चलो ठीक है, कोई ना, आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि बोर ने असल में दिया क्या क्या था। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। बोर ने अपने पॉस्टुलेट जो दिए थे ना, वो तो हमने अभी मेनली बात करी नहीं है कि उन्होंने डिटेल में जो मैथ्स बताई थी जिससे हमें बहुत फायदा हुआ था, जिससे कि हम निकाल पाए थे सब चीजों के बारे में, रेडियस की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू, है ना, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एनर्जी। सबसे मेन तो एनर्जी, एनर्जी बताई उन्होंने, पता है आपको सब जो लेवल्स होते हैं ना, यस सर। ऑर्बिट के लेवल्स होते हैं, उन सबकी एनर्जी बताई उन्होंने। हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के जैसे जो भी एटम्स है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे जो भी एटम्स हैं, उन सबके एनर्जी लेवल्स के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला देके, तो वो सब पढ़ने वाला है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई उन्होंने ये बताया था कि जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर्ड होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और ये जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, इंटीग्रल नंबर्स होते हैं, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद आ रहा है कुछ? एन, एल, एम, यस सर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन पढ़ा था एक, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी पढ़ा होगा एक, है ना। बेसिकली सब चीजें अलग अलग बता रही है। तो ये जो एन होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आपको ये बता रहा होता है कि नंबर कौन सा है ऑर्बिट का, है ना, कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात हो रही है, कौन से नंबर है, मतलब कौन से नंबर के ऑर्बिट की बात हो रही है, ये बताता है। ठीक है, तो सब अलग अलग है, हमारा काम फिलहाल एन से ही है, हमारा काम किसी और से है नहीं, तो हम और किसी के बारे में बात भी क्यों करें, सही बात है। तो भाई यस सर। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब फिजिक्स है, फिजिक्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के तो तुम कुंडली निकालोगे नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो डीप स्टडी करोगे नहीं। तुम क्या करोगे, तुम बात करोगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड, है ना, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, रेडियस, ये सब चीजों की बातें करते हैं हम फिजिक्स में, हमेशा से इसके बारे में बात करते हुए हैं, तो अभी भी इसी बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड ने बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन ये मूव तो कर रहा है ऑर्बिट में, लेकिन इसकी फिजिक्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। यानी कि सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये किस स्पीड से मूव कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। उसको निकालने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। न्यूक्लियस, यस सर। यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है? तो एक तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात भी करें तो रिपल्शन की वजह से वो दूर की तरफ भेजेगा ना उसको, अपोजिट साइड में। यस सर। तो एक दो ही फोर्सेस लग रहे हैं बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, और अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, और दोनों डेफिनेटली बैलेंस आउट कर ही रहे होंगे एक दूसरे को, अदरवाइज या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर निकल जाता या फिर न्यूक्लियस में गिर जाता। सही बात है, यस सर। यस सर। बैलेंस कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करके देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। बैलेंस किया हमने इसको, सबसे पहले तो हमने लिखा कि भाई फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई बोर के पोस्टुलेट से, एंगुलर मोमेंटम वाले, है ना, NH/2π इक्वल्स टू mvr। यहाँ तक ये तो पता ही तुम्हें, अरे ये वाला तो यस पता सर। था। यस सर। सेकंड वाली इक्वेशन कैसे लिखी है तुमने? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ना यार, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² mvn²/rn। अरे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यस उसका सर। उसकी स्पीड को vn बोल रहे हैं कि भाई nth ऑर्बिट में कितनी स्पीड होगी, vn होगी, तो vn का स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड बाय r होता है तो r कौन सा nth ऑर्बिट वाला, तो rn लिख दिया।
अच्छा, इसके बाद हमने जो लिखा है E²/4πε0 RN², क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिख रहा तुम्हें? K इंटू Q1 Q2 Yes, sir. Yes, sir. 4πε0 K हो गया। Q1 Q2 यानी दोनों, अब इलेक्ट्रॉन की तो बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, तो दोनों E और E हो जाएगा, तो E² बन जाएगा, राइट। और नीचे क्या आएगा? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², R square. Yes, sir. RN² हो गया। यहाँ तक ये समझ में आई इक्वेशन कैसे आई? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लो। RN से RN² एक कट गया, RN कट हो गया, है ना। RN, हाँ जसनूर बोलो, क्या डाउट है? क्या प्लीज सेकंड इक्वेशन दोबारा रिपीट कर दो। क्या चीज? सर सेकंड वाली इक्वेशन दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। सेकंड वाली इक्वेशन रिपीट कर दूं? सेकंड वाले में Yes, sir. सेकंड वाले में देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एक, तो देखो कोई भी चीज सर्कल में घूम रही होती है, कोई भी चीज सर्कल में घूम रही होती है तो उसको एक फोर्स तो अंदर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, है ना। सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको तुम सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोलते हो। अब एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ये ब्लॉक तुम हो, तुम्हारे को अगर इधर फोर्स लग रहा है तो तुम इधर जाओगे या राइट साइड में जाओगे? जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही जाओगे ना। तो सेंटर Yes, की sir. तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक फोर्स होता है जो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ भी लगता है, अलोंग द सेम डायरेक्शन जिसमें कि सेंटर की तरफ लग रहा है। अरे पढ़ा है ना ये तो 11th क्लास में भी, Yes, sir. Yes. ताकि वो, अरे रेडियल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है ना आपने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है, दोनों बैलेंस आउट करते हैं तभी आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल पाता है, अदरवाइज तो चल ही नहीं पाएगा। अगर एक ही तरफ फोर्स लगाओगे तो उस तरफ चला जाएगा वो तो, है ना। अगर कोई भी चीज एक लाइन में जा रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इसकी इक्वल होगा जो इधर से लग रहा है ना। लेफ्ट और राइट वाले फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। सेंटर पे घूम रहा है मतलब सेंटर की तरफ जो डायरेक्टेड फोर्स है वो इक्वल होगा पक्का अपोजिट तरफ जो लग रहा है ना, सेंटर से अवे जो लग रहा है उसके इक्वल होगा, तभी वो सेंटर में घूम पा रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ हो रही है। mv²/r हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जो उसको बैलेंस आउट कर रहा है। अब यहाँ तक सब क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। Rn की वैल्यू हमने लिखी E²/4πε0 m इंटू VN²। कुछ नहीं किया, ये मैंने Rn को तो राइट से, भाई Rn को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आया ऊपर की तरफ, है ना। और Yes, sir. 4πε0 वाला टर्म, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको मैंने ऊपर ले गया, यहाँ पे m इंटू VN² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Multiply किया। तो Rn की वैल्यू आ गई। अब मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों को यूज करूंगा, यानी कि मैं MVR, दिख रहा है सबको MVR सेकंड इक्वेशन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं MVR की जगह या तो रख दूं NH/2π, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं NH/2π इक्वल्स टू MVR में R की जगह रख दूं ये वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में मैंने निकाली। Yes, sir. Yes, sir. ये भी मैं कर सकता हूं, तो मैंने ये करना प्रेफर किया। R की जगह मैंने रख दिया E²/4πε0 m इंटू V², लगाया, सॉल्व किया। सॉल्व कर पाओगे? देखो पाई से पाई कट रहा है ना, 2 से 4 कट रहा है 2 टाइम्स, राइट। Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा तुम्हारा Vn निकालना है तुम्हें, तो बाकी की सारी चीजें ऊपर नीचे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। Me से Me भी कट जाएगा, देखो ऊपर Me है नीचे Me है, कट जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Vn² से Vn कट जाएगा, तो ये नीचे Vn बचेगा एक, जो कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा सकते हो। सॉल्व करने की जरूरत है, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, समझ गए सर। है ना। समझ गए सर। इससे आपका Vn आया 1/n इंटू E²/2h/0। अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो आप बताओ, मैं आपको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। समझ में आई है या नहीं आई है? आ गई सर। इसको नोट कर लो जल्दी से, अगर समझ में आ गई तो नोट कर लो इसको।
फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जसनूर म्यूट कर लो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ बोलना अगर आप चाह रहे हो। जल्दी से नोट कर लेंगे। आगे चलें। यस सर। Yes, sir. अब रेडियई निकालते हैं, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट तो आ गई mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, और थर्ड इक्वेशन आ गई अभी अभी जो वेलोसिटी तुमने निकाली। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप क्या करोगे, सबसे पहले तो NH अपॉन 2 पाई को करोगे mvr के इक्वल। अब तुम ध्यान से समझो, तुमने इसमें v की वैल्यू डाली है, ये किसकी वैल्यू है, vn की। VN की क्या थी vn की वैल्यू, अभी तुमने लिखी है, बस याद करके बताओ। 1 by n into e square upon 2h epsilon naught. 1 by n, 1 by n, ऊपर क्या आएगा, E E square square upon 2h epsilon naught. ये वैल्यू आएगी। Yes Yes, sir. sir. ये वैल्यू तुमने पुट करी इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, NH इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू mvr, है ना, जो हमने फर्स्ट सॉल्व भी किया था, पोस्टुलेट में भी था बोर्ड्स में, राइट। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, अगेन वही काटा पिटी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बना n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इंटू me इंटू ई स्क्वायर। ये आया आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर आपको रेडियस निकालनी है किसी भी ऑर्बिट की, तो n की जगह अपनी वैल्यू रख देना और आपकी उस ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। नोट करो इसको भी। सर पिछले स्लाइड में भी तो Rn की वैल्यू लिखी थी एक। बेटा पिछले साइड में जो वैल्यू लिखी थी वो e के टर्म्स में थी, ई स्क्वायर के टर्म्स में थी, और उसके अलावा आपके पास क्या क्या डिफरेंस था देखो। अभी आपका जो वैल्यू है ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इंटू एम ई इंटू ई स्क्वायर, इसमें क्या डिफरेंस है बताओ, कौन सी चीज ऐसी जो इसमें है उसमें नहीं है। तो इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। उसमें वेलोसिटी के टर्म्स में रेडियस, ऑल्दो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसमें है ना, लेकिन उसमें वेलोसिटी के टर्म्स में है। हमें रेडियस वेलोसिटी के टर्म्स में थोड़ी ना चाहिए, आप समझ रहे हो। Yes sir. वेलोसिटी के टर्म्स में थोड़ी रेडियस चाहिए हमें, हमें तो वो चीजों के टर्म्स में रेडियस चाहिए होगी ना जो कांस्टेंट चीजें हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पे Yes, चार्ज sir. कांस्टेंट होता है, Yes sir. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, Yes sir. पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, Yes sir. एच की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है। Yes sir. तो एन की वैल्यू पुट करके सीधे आर एन निकल जाएगा ना। Yes sir. वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, राइट। तो बात Yes समझ sir. में आ रही है कि ये फॉर्मूला क्यों चूज किया हमने, जब वो भी एक तरह से फॉर्मूला ही आ रहा था, राइट। Yes sir. लिखो इसको, लिखो। हो गया। सबका हो गया। Yes sir. यस सर। ओके, अब बात करते हैं, अगर n की जगह 1 रख देंगे तो क्या होगा। अब इसी इक्वेशन में तुम सबसे पहले ऑब्वियसली क्या निकालना चाहोगे कि सर एक काम करो आप, तो जो पहला ही ऑर्बिट है ना उसकी निकाल के बता दो हमें तो कि कितनी रेडियस आती है। आप बोल रहे हो हाइड्रोजन लाइक एटम, लेट्स से हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, है ना, या हाइड्रोजन का लाइक एटम भी अगर लोगे तो उसके केस में फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, इनर मोस्ट ऑर्बिट, उसकी रेडियस कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल n की जगह 1 रख देंगे, है ना। यस सर। n की जगह 1 Yes, sir. आ गया वैल्यू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m इनटू ई स्क्वायर। इसको बोलते हैं बोर रेडियस, बोर रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट से। ए नॉट अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनर मोस्ट रेडियस है, n इक्वल्स टू 1 रख के आई है। समझ में आया। यस सर। Yes sir.
इनर मोस्ट, और भी ऑर्बिट्स होंगे इसके, लेकिन फिलहाल तो हमें ए नॉट निकालना था, तो हमने ए नॉट निकाल लिया। अब ध्यान से देखो यार, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? ए नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? यस सर। एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर, 12. पाई की वैल्यू पता है 3.14, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, 1। इलेक्ट्रॉन की Yes, वैल्यू sir. पता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19, इसका चार्ज भी पता है ना। सबको पुट कर दो, पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर। मीटर में अगर आपको चाहिए तो ये आ जाएगी आपकी इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम, है ना, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इसको नोट करो। सर हाँ, सर अगर हमने कोई भी रेडियस की निकालनी है तो ये वैल्यू याद रख लें, इसके साथ n को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली ओके सर। डेफिनेटली। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा भी सही तुम्हें, जब ये पूरा हो जाएगा ना तो इसके शॉर्ट वैल्यूज लिखवाऊंगा मैं तो, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, फिर परेशान हो जाओगे। ये फॉर्मूले वैसे भी तो समझ में मतलब तुम्हें याद करने में दिक्कत होने वाली है। ये तो मैं सारे ही करवाऊंगा, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स लिखवा दूंगा सबके, छोटे और वाले जो वैल्यूज होते हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर पहले इसको नोट करो फिलहाल पूरा ही। सर कर लिया। चले आगे चले। Yes, sir. अब बात करते हैं एनर्जी की। लाइफ में सब चीजों की बात कर ली, लेकिन एनर्जी की बात नहीं करी, और एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन एनर्जी आएगी कहाँ से? कहाँ से आ रही है एनर्जी? ये जो आ रही है कहाँ से आ रही है? अरे फॉर्मूला मैंने बता दिया तुमको, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, है ना। अब इसमें आर एन की जगह वैल्यू पुट करके भी तुम्हें बता दूंगा मैं। ये देखो, ये बता दी मैंने, आर एन की जगह वैल्यू पुट करी मैंने। अरे सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. आर एन की जगह वैल्यू पुट करी, आर एन पता है ना यस सर। क्या आ रहा था? आर की वैल्यू क्या आई थी? 5.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। नहीं बच्चा, आर एन की वैल्यू तुम्हें कैसे पता? एन इक्वल्स टू 1 बोल रहा हूँ मैं। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m इंटू e स्क्वायर। वेरी गुड भाई, आर एन की वैल्यू अभी भी बताई ना तुम लोगों को, कितनी होती है? एन स्क्वायर H epsilon naught. क्या बात हो गई? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन On पाई pi m e square. e स्क्वायर। यही बताई थी, देखो यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये आ गई आपकी आर एन, इसको आप रखो इस फॉर्मूले में, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन में रखो, तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा एम ई इंटू ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगेन आप पूछोगे कि सर ये दो दो फॉर्मूले क्यों? पहले तो आपने एक फॉर्मूला बताया ये वाला, फिर आपने बोला कि नहीं ये वाला नहीं यूज करेंगे, इसमें आर एन की वैल्यू कुछ और रखेंगे, और फिर अगला वाला यूज करेंगे ये वाला। तो ऐसा क्यों? ये ई एन की वैल्यू ये वाली क्यों याद रखें, बताओ? बताओ भाई। मार्क्स नहीं आ रहा उसमें इसलिए। हाँ सर इसमें सारी वैल्यू मतलब कांस्टेंट है, सिर्फ n ही वेरिएबल है ना, तो उसमें रेडियस चेंज हो सकता है। अभी तो बताया था वी के केस में सेम चीज, कि यहाँ पे सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अरे ये सबकी वैल्यू पुट कर सकते हो ना तुम लोग, सबकी वैल्यू पुट कर Yes, सकते हो sir. ना। एम ई एन एच एप्सिलॉन नॉट अब तो याद हो गई होंगी, ये अब तो Yes, याद sir. भी हो गई है ना। Yes, sir. पुट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो तुम। अब तुम आर एन, पहली बात तो आर एन अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो फिर आर एन निकालना पड़ेगा ना, यस सर। तब फॉर्मूला लगा पाओगे ऊपर वाला। तो इससे बेटर है ना डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अच्छा कैसे आया?
मेन सवाल तो ये है कि कैसे आया। एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला बोर ने ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया एनर्जी का, तो तुम मान लोगे क्या नो सर। कि सर हाँ बता रहे होगा, सर बता रहे हैं तो सही है, क्या दिक्कत है लाइफ में, मान लेते हैं। मान लोगे? बोलो भाई। अरे पूछोगे नहीं सर आया कहाँ से ये फॉर्मूला? जी Yes, sir. Yes, sir. अरे यार कमाल कर रहे हो। स्पीड का फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें डिराइव करके बताया, रेडियस का भी डिराइव करके बताया, Yes, sir. है ना? यस सर। था ना, डिराइव करा ना? तो तब तो तुमने सुन लिया, समझ लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एनर्जी का फॉर्मूला मैंने दे दिया तुम्हें ऐसे कहीं से लाके, तो तुम बोल रहे हो कि सर मान लेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पूछना, सवाल जवाब करने में बिलीव नहीं रखते हम। ऐसा है क्या? नो No, No, sir. पूछो ना फिर कहाँ से आया। यस सर, पूछना था। बताओ सर कौन सा है? Actually, I sir. तो मन बोल रही सर इतना ज्यादा फुटेज खाते हो आप, सीधे बताओ ना सर। अरे यार देखो, थोड़ा बहुत तो है ना, तुम लोग को भी आगे से पूछना चाहिए चीजें, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले तो बहुत सारे, डिफिकल्ट भी कितने हैं, ये तो इजी फॉर्मूले लग रहे हैं क्या किसी को ये? नो सर। No, sir. No, sir. तो मुझे भी नहीं लग रहा इजी फॉर्मूला, तुम्हें कैसे लगेगा? ये इजी फॉर्मूला है भी नहीं, लेकिन इजी बनाया जा सकता है, इनको बहुत इजी बनाया जा सकता है। कोई भी डिफिकल्ट चीज बोल देने से इजी नहीं हो जाती, ऐसा नहीं उसको बोल दिया इजी है तो इजी हो गई, लेकिन उसको इजी बनाया जा सकता है। वैसे ही इसको बनाते हैं। अब एनर्जी जो आई है -e²/8πε0r, ये कहाँ से आई है? तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तुम सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. क्या था? हाफ Half Half MB square. MB square. Yes, sir. हाफ mv² था। Yes, Yes, sir. sir. अब सिंस यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन का तो मास हो जाएगा और nth ऑर्बिट की उसकी एनर्जी स्पीड हो जाएगी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगी तो, है ना? तो कितना हो Yes, जाएगा? sir. हाफ इंटू m इंटू वीएन का वैल्यू बताओ, वीएन की वैल्यू बताओ। e² / 2h एप्सिलॉन एन 2h एप्सिलॉन नॉट। Into h square. अरे ये तो अभी अभी प्रूव करके आए ना हम लोग, तो ये तो Yes, पता Yes, होगी। sir. Yes, sir. कितनी होगी, सॉल्व करके बताओ कितनी हुई है। कितनी हुई? me इंटू e⁴ Yes, sir. यस सर। e⁴ हो गई ना बेटा, ये स्क्वायर का होल स्क्वायर तो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? इसका 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा 4h², Yes, sir. और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से जो बाहर बैठा हुआ है, तो 8 हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. 8 इंटू ε0², ε0 का भी स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से, सबका स्क्वायर हो गया है अंदर तो, है ना? Yes, sir. n² Yes, sir. और h²। Yes, sir. Yes, sir. सही लिखा है क्या? Yes, sir. सब Yes, आएगा। sir. गलत है गलत है? कैसे गलत है सर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कहाँ से आया? बेटा? ये होल स्क्वायर में डाला तो है तुमने ε0 को भी, ये जो होल स्क्वायर लगाया है उससे बाहर ε0 को रख दोगे क्या? ε0 ने क्या बिगाड़ा है बेटा? उसने कुछ थोड़ी ना बोला है तुमको। हाँ भाई, सही आया। यही है, माइनस का साइन। कौन सा माइनस ले आया हमें? कहाँ पे माइनस? अच्छा, ये तुम ये सोच रहे हो कि सर ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का, उसमें माइनस है आगे, यही बोल रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. यही बोल रहे हो क्या? तो मैंने कब बोला कि अभी काम पूरा हो चुका है? मैंने बोला ऐसा? No, sir. No, sir. मैं तो ये बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का सही आया क्या फॉर्मूला यार, जितना पूछा जाए उतना Yes, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, सही आया, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये क्या है, मतलब क्या फॉर्मूला है, me इंटू e⁴/8πε0² हमारी लाइफ कितनी आसान थी जब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुआ करती थी, है ना? Yes, sir. किसी को ऐसा तो किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला बेटर है पुराने वाले से? नो सर। No, sir. No, sir.
अच्छी थी ना लाइफ जब हाफ mv² हुआ करती थी काइनेटिक एनर्जी, Yes, Yes, sir. सर। है ना? तुम लोगों के फेवरेट फॉर्मूले अब तो ये। अब तुम्हें कोई बोल दे सर मोमेंटम का फॉर्मूला याद कर लो, तुम बोलोगे अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल अभी अभी याद करके देते हैं। तुम बोलोगे काइनेटिक एनर्जी का याद करके दो, बोले हाँ हाफ mv², बिल्कुल ऐसे नींद में जगा के पूछ लो आप, है ना? तो ये फॉर्मूले तुम्हें तो एकदम एग्जैक्ट याद होंगे अभी, लेकिन ये देख के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर लाइफ तो कहाँ से कहाँ आ गई, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए हम यहाँ पे, है ना? लेकिन क्या करें, अब जीवन में आए हैं तो याद तो करना पड़ेगा, लाइफ में आए तो करना पड़ेगा, और करेंगे भी सही। क्योंकि देखो अगर ये समझ में आ जाए ना तो कोई फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपका ब्रेन फंक्शन करने लगता है उस ट्रेजेक्टरी पे, वो सोचने अपने आप ही लग जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और रही बात याद करने की, तो दो चीजें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जब ये फॉर्मूला तुम 2 बार खुद से डिराइव कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। दूसरी बात, ये एग्जैक्ट फॉर्मूले याद रखने की जरूरत इतनी है भी नहीं, क्योंकि इनके शॉर्ट यूजेज में बताने वाला हूँ, इनके जो ट्रिम्ड फॉर्मूलाज है मैं बताने वाला हूँ, और उसको याद रखना सफिशिएंट होगा, और वो तुम याद रख भी लोगे, ठीक है? तो परेशान मत हो, डेरिवेशंस हैं समझ लो ताकि फॉर्मूले समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में घूम रहा है, तो केवल मूवमेंट तो है नहीं, उसकी उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी है, yes, Yes, sir. sir. यस सर। उसको वर्क करना पड़ रहा है ना, आप न्यूक्लियस को यस सर। बाइंड करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को अपने आप से, है ना? तो जो वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उस इलेक्ट्रॉन की, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगी क्या स्टोर? होगी सर। यस सर। होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी इसकी बेटा, काइनेटिक की थोड़ी ना होगी केवल लाइफ में। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? माइनस ऑफ के इंटू Q1Q2 अपॉन आर, ये होता Yes, sir. Yes, यस sir. सर। है ना? तो देखो यहाँ पे -1/4 एप्सिलॉन नॉट अगर लिखूं मैं, के हो गया, और चार्ज तो वही है E² Q1 Q2 तो, अरे हाँ है ना? यस सर। और Rn हो जाएगा नीचे, और Rn का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है अच्छे से, क्या होता है भाई? Yes, sir. N square H square epsilon एन naught स्क्वायर upon एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टू बाय आर। n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। me इंटू E²। अभी हो सकता है याद नहीं हो अभी, पर अभी 3-4 बार बोल लोगे ना तो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, है ना? थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, इतना भी अनजान नहीं लग रहा है ना, सुना सुना सा लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा सेम, बस माइनस साइन के साथ आएगा, और नीचे 4 आएगा। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, तुम बताना कि सही लिखा है क्या। -me⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। देख के बताओ सही लिखा है क्या? Yes, sir. यस सर। देखो ना यहाँ पे 2 का कोई फैक्टर थोड़ी है जो 4 को 8 बना दे, यस सर। ये ना? अब टोटल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? Yes, यस sir. सर। काइनेटिक और पोटेंशियल में एलसीएम लोगे तो 8 और 4 का एलसीएम तो 8 ही आएगा बेटा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आती है वो आती है, क्या आती है? E² अपॉन, मतलब या तो आप ये लिख लो माइनस ऑफ me इंटू e⁴ अपॉन 8 इंटू n² h² एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ही आया है। हाफ mv² से तुम सब लोग परिचित थे, पोटेंशियल एनर्जी से भी तुम सब लोगों को पता थी, तो तुमने वहीं से निकाला ये फॉर्मूला, कहीं अपने आप अपने मन से नहीं लिखा है किसी ने, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला कैसा आया है कि भाई इस फॉर्मूले में आपने बस Rn की वैल्यू को अपने Rn की फॉर्म में लिख दिया, है ना? फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला आया वो कैसा है कि भाई Rn की टर्म्स में अगर लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा, है ना? उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे चले। यस सर। ये एनर्जी का फॉर्मूला आप कृपया करके अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लीजिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लिख लिया है सर। अब सिंपल सी बात है यार, ये जो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं ये तो हम काम में रहने वाले हैं नहीं। क्या करेंगे इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स का? हम हमारे काम की बातें करेंगे। हम क्या करेंगे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब चीजों की। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस यस सर। सर। एन की वैल्यू देखेंगे, अभी फिलहाल तो हम एन की टर्म्स में ही निकालना चाहते हैं। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 12। 10⁻12। ये सारी वैल्यूज जब आप रखोगे इस एनर्जी के फॉर्मूला में जो आपने रेड बॉक्स में कैप्चर किया है, तो आपका आंसर आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन में एन स्क्वायर। है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रख दिया तुम 9.10⁻30। ठीक है, सारी वैल्यूज रख के आपका आंसर आया है -2.18 अपॉन एन स्क्वायर। तुमने कर दिया इसको शॉर्ट। क्या कर दिया बेटा? शॉर्ट। शॉर्ट कर दिया। इसको यार ऊपर लिख देते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे तो दिक्कत करेगा। हाँ भाई, इसको नोट कर लो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट। इधर जेड स्क्वायर भी आता है, पर सिंस यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं तो हम लिख नहीं रहे, अदरवाइज यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। सिंस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो हम यस Yes, sir. यस सर। लिख नहीं रहे अलग से, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। अदरवाइज यहाँ पे जेड स्क्वायर भी आता है फॉर्मूले में, कि अगर एटॉमिक नंबर कुछ और आ रहा हो, नंबर ऑफ एटम्स अगर अलग हो। हाँ भाई, the negative sign of the total energy of an electron moving in an orbit means that the electron is bound with the nucleus. टोटल एनर्जी माइनस आ रही है ना, तो मतलब है कि आपका न्यूक्लियस से बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? आपको सप्लाई देना पड़ेगा एनर्जी का, तब जाके इलेक्ट्रॉन छूटेगा न्यूक्लियस से। है ना? तो ये रिप्रेजेंट ये चीज कर रही है। लिखा सबने? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया सर। तो एक सवाल कर दो यार जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। बहुत जल्दी जल्दी करना है, एकदम तुरंत प्रभाव से। रेडियस का फॉर्मूला पता है ना सबको? यस सर। हाँ, तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो और देखो कि अगर तुम एक से दूसरे को कंपेयर करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। 2 मिनट है आप लोगों के पास। फोर पॉइंट 47.7 × 10⁻11 आ रहा है।
Yes, sir. अच्छा जी, सर मेरा भी। चलिए देखते हैं, ये भी सही हो। मीटर में निकालोगे तो इतना नहीं आएगा। चलो करते हैं सॉल्व। रेडियस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। आर एन इक्वल्स टू क्या होता है? N square into 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. अच्छा, इस लड़की ने शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला याद कर लिया, देख रहे हो आप। यस सर। मैंने भी तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया है क्या सबने? यस सर। सर। यस सर। मैं बताऊं एक और तरीका। यस सर। यस सर। चलो इधर देखो, फॉर्मूला बताओ पहले, पूरा वाला फॉर्मूला, समझदार वाला बताओ। Square H square epsilon naught upon pi into mass of electron into E square. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर, Yes, sir. यस सर। यस सर। यही होता है। Yes, sir. तो देख के मुझे तो- बताओ कि जो आर एन है तुम्हारा, आर एन, क्या वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? यस Yes, सर। यस sir. सर। है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आर वन लिखना चाहूँ और मैं आर थ्री के साथ उसका रेशियो लेना चाहूँ, तो मैं ध्यान से देखो, आर वन के केस में बनेगा ये 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम इंटू ई स्क्वायर, और आर थ्री जब मैं लिखूंगा तो बनेगा 3 का स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम इंटू ई स्क्वायर। सही लिखा है क्या? यस सर। इसके बताओ Yes. कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? अरे क्या देख रहे हो, सही लिखा है भाई, नहीं मिलेगा गलत, सही लिखा यस सर। है ना? तो ये जो पूरा टर्म है बच्चों, ये कट नहीं जाएगा क्या अगर मैं इनका रेशियो ले लूंगा तो? यस सर। तो कॉमन है यस ना, सर। तो कॉमन है ना पूरा। अरे हाँ ना बोलो यस यार सर। प्लीज। यस सर। Yes, sir. तो आर वन अपॉन आर थ्री तो 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यस सर। यस सर। है ना? और आर वन अपॉन आर थ्री अगर मैं लिख सकूं इसकी वैल्यू, तो ये कितनी होती है भाई? आर वन की वैल्यू पता है? 1. यस सर। 1 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. दिया हुआ है। यस अपॉन में आर थ्री Yes, इक्वल्स sir. कितना आया? 1/9 आया है क्या? 1/3 1 स्क्वायर अपॉन 3 यस सर। यस सर। यस अब सर। बताओ कि क्या आर थ्री डायरेक्ट नहीं निकल सकता है? आर थ्री इक्वल्स टू 9 इंटू 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। 4.7 इंटू 10⁻10 मीटर। 4.7 लिखा है, 47.7 लिखूंगा तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अरे बात समझ में आया? यस Yes, सर। sir. क्या बोलते हो, ये ज्यादा इजी है या फिर याद करके वो जो तुमने करा था वो ज्यादा इजी? दोनों सही है. दोनों सही है सर, हम लोगों को सब पसंद है। बेटा सही तो दोनों है, अच्छी बात है। आप लोग इवेल्युएट करना सीखो बस कि आपको किस में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, इवेल्युएट दैट थिंग, बाकी सब ठीक है। आना सब चाहिए और सारे तरीके समझ में आने चाहिए और सारे तरीके आने भी चाहिए करने। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं लाइफ में अब, है ना? कि भाई एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या है? जैसे ऑर्बिट है अलग अलग, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो सारे एनर्जी लेवल्स है। तो हर ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है ना, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे आपसे। ठीक है, तो जो n इक्वल्स टू 1 पे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट है ना। इनिशियल जो है, सबसे फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट जो आता है, फर्स्ट लेवल जो आता है, उसको कैलकुलेट करते हैं कितना वैल्यू आता है इसका। तो n इक्वल्स टू 1 रख दो। कौन से फॉर्मूले में रखना है? एनर्जी का जो फॉर्मूला था, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं इसको। तो n की जगह क्या रख दिया मैंने? 1। 1। कितना आ गया? -13.6 आ गया क्या? यस सर। तो फर्स्ट
फर्स्ट वाला जो आपका एनर्जी लेवल होता है उसका वैल्यू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लोवेस्ट एनर्जी होती है इसकी। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट से या फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयनाइज करना है, तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 13.6 13.6 इतनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे तब आयोनाइज हो पाएगा आपका, ठीक है, तब जाके आयोनाइज हो पाएगा हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, -13.6 याद रखना ही पड़ेगा। ये जो एनर्जी लेवल्स हम निकाल रहे हैं ना, ये सारे याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और हो भी जाते हैं ये याद, बहुत इजीली याद हो जाते हैं। आगे चले, यस सर। सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। n = 2 रखा हमने, तो क्या आ गया? -13.6/4, -13.6/4 आ गया। इसकी वैल्यू आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगले वाले लेवल की अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगर आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अगर सेकंड से फर्स्ट में ले जाना चाह रहे हो तुम, या फर्स्ट से सेकंड में ले जाना चाह रहे हो, एक्साइट कर रहे हो बेसिकली फर्स्ट से सेकंड, है ना, तो तुमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई? तुमको देनी पड़ेगी एनर्जी में डिफरेंस। नहीं समझ में आया? सर आ गया। आप यहाँ बैठे हुए हो और आपके पास मान लो 5 ऑरेंजेस हैं और आपको बोला गया कि अगर आपके पास 10 ऑरेंज हो गए तो आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा गेम में। तो आपको कितने और चाहिए? 5 चाहिए ना। 5। तो 5 कैसे निकाला? 10 - 5 करके, कितने ऑरेंजेस और चाहिए तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे गेम में। तो भाई कितनी एनर्जी और चाहिए? अगर कोई बैठा हुआ है ऑलरेडी -13.6 पे, तो अगर आपको चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आप दे दोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और वो एक्साइट हो जाएगा अगले वाले स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और एक्साइट होके अगले वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, जंप कर जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर कोई पूछता है हाइड्रोजन एटम की, तो क्या बोलोगे कितनी होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बहुत इजी है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज याद हो गई, जो कि हो गई होंगी, -13.6 और 3.4, है ना, और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है -13.6/n² वाला, राइट? Yes, sir. उसमें n की वैल्यू तो डाल ही सकते हो ना, 1 2 3 4। यस सर। तो इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पर याद रह जाएगा तो सही रहेगा ना, याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। पर अगर कभी भूल जाओ, कभी ऐसे याद आ जाए क्या -13.6 3.4, फिर थर्ड वाले का क्या था, थर्ड वाले का क्या था, ऐसे अगर सोचने बैठ जाओ तो ज्यादा सोचना मत, चुपचाप -13.6 को डिवाइड कर देना 3 के स्क्वायर से, यानी कि 9 से। -13.6 डिवाइड बाय 9, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल की एनर्जी आ जाएगी, है ना। इजी है। आगे चले। यस सर। तो थर्ड वाले का सेम इसी तरह से हमने निकाल लिया है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कम हो रहे हैं? ये एनर्जी कम हो रही है No, sir. क्योंकि ये माइनस में वैल्यूज है बेटा। किसमें वैल्यूज है ये? Minus. तो ये बढ़ रही है एनर्जी। आप अगेन अगर आपको एक्साइट करना है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे, यानी n = 3 पे, तो आपको देनी पड़ेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया? वही E3 - E1 तक। समझ में आया? समझ में आया? यस सेम सर। तरीके से अगर आपको इन्फिनिटी पे करना है ना, 1 पे 2 पे 3 पे करके देख लिया, 2 पे 3 पे करके देख लिया, अब इन्फिनिटी पे अगर करना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? पहले तो इन्फिनिटी की एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि एनर्जी कितनी है इन्फिनिटी पे, तो यानी कि -13.6 डिवाइड बाय इन्फिनिटी करना पड़ेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, है ना। और 1/∞ या इन्फिनिटी का स्क्वायर या क्यूब क्या क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? जीरो। तो कितनी एनर्जी आ गई भाई इन्फिनिटी पे? 0 इलेक्ट्रॉन। Zero. इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है आपकी एनर्जी जो है एटम की, जब इलेक्ट्रॉन जो हो अनबाउंडेड स्टेट में, यानी कि न्यूक्लियस से इतना दूर चला गया है, इन्फिनिटी का मतलब इतना दूर चला गया है कि वो बाउंडेड नहीं है ना, उसको बाउंडेड बोल नहीं सकते हो आप। वो ऐसा फील हो रहा है कि आयनाइज हो गया है या फिर अनबाउंड स्टेट में आ गया है। समझ में आती है बात? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो इन्फिनिटी तो क्या होता है? डिफाइन ही नहीं होता, बहुत दूर होगा। आगे चले। यस सर।
अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, v into perpendicular distance. एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बात तो समझ में आ रही ना। ये आपका जो न्यूक्लियस है मान लो प्लस जेड ई मतलब एटॉमिक नंबर है ना। अगर 1 है, हाइड्रोजन की बात हो रही तो 1 आ जाएगा जेड की जगह। और ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है जो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सर्कुलर बनाने का ट्राई करते हैं, वरना तुम लोग अभी तो कुछ नहीं बोलोगे, बाद में हंसोगे तुम। सर सर्कल बनाते हैं, ऐसा लगता है स्क्वायर बना दिया है। ये भी ढंग से तो नहीं बनाया पर काम चल जाएगा। इसमें अगर का आपका रेडियस मान लो आर एन है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि किस स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, v स्पीड से, Speed. है ना, vn से मूव कर रहा है लेट्स। तो आपका इसका एंगुलर स्पीड कितना हो जाता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है क्या। यस सर। Yes, sir. ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा एन कितना हो जाएगा, वी एन अपॉन आर एन। आर एन, वी एन अपॉन आर एन। अब वी एन की वैल्यू भी पता है, आर एन की वैल्यू भी पता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 पाई के इंटू ई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ मैं, घबराना मत। 4 पाई स्क्वायर के इंटू जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के इंटू जेड नहीं लेते हैं अभी फिलहाल, या जेड ले लें, समझ जाओगे जेड का मतलब, घबराओगे तो नहीं। जेड पहले यूज नहीं किया क्योंकि मैंने, नो जेड सर। इज एटॉमिक नंबर, मैं लिख भी दूंगा अभी यहाँ, इंटू एम डिवाइड में क्या चला जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कुछ नहीं करा मैंने, इसकी वैल्यू लिखी बेटा, बी एन और आर एन की वैल्यू पता है ना सबको, यस Yes, सर। sir. वही लिखा है मैंने। ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब के स्क्वायर, बढ़ेगा बहुत बड़ा बनेगा, मतलब इतना बड़ा बनेगा कि आपको याद नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो काम की बातें बताऊंगा वो याद रख। ई टू द पावर 4 इंटू एम, देखो मुझे तो सॉल्व करना पड़ ही रहा है, नीचे आ जाएगा एन क्यूब अपॉन एन क्यूब एच स्क्वायर, एच क्यूब सॉरी, एच का भी क्यूब हो जाएगा, ये है। सर अब ये आपने 8 पाई क्यूब लिखा है। क्या बोल रहे हो बेटा, सर आपने ये 8 पाई क्यूब लिखा है। 8 पाई क्यूब लिखा है, यस सर। रब करके से लिख देता हूँ। Sir, 8 pi cube के बाद आपने k square लिखा है. 8 पाई क्यूब के बाद के स्क्वायर लिखा है, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। सर जेड नहीं आएगा, हाँ जी, जेड जेड नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा। लिखा तो है जेड, नीचे नहीं लिखा आपने फॉर्म में। अच्छा नीचे वाले में नहीं लिखा, हाँ थैंक यू सर सो मच। जेड इस पे एटॉमिक नंबर है। हाँ जी ओके सर। ठीक है। तो अगर आप इसमें z और n की फॉर्म में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब के स्क्वायर ई टू द पावर 4 ई टू द पावर 4 अपॉन में h क्यूब, यहाँ पे m भी आएगा, h ये h है h, मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। अब ये मैंने अलग करके इसलिए लिखा है बच्चों कि आपका जो ओमेगा होता है, आपको जो याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। यस सर। इस पे आते हैं क्वेश्चन, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन n क्यूब के। इस पे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया। यस सर। आगे Yes, चलिए, sir. इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट।
आगे चलते हैं। रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अगर उसका एंगुलर स्पीड है तो कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी भी होगी रिवोल्यूशन करते वक्त, कुछ तो स्पीड, अगर स्पीड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर स्पीड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है क्या? यस सर। यस सर। याद आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये एफ एन का? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nth ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4। और क्या था यहाँ पे? m भी था ना, यस सर। अपॉन h क्यूब, और साथ में z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। n क्यूब, है ना। सही लिखा है क्या? यस सर। हाँ, यहाँ पे 8 पाई क्यूब था ना, तो डिवाइड कर दिया ना 2 पाई से हमने, तो ये बनेगा सर। 8 पाई क्यूब को डिवाइड कर दिया 2 पाई से, तो 4 पाई स्क्वायर बनेगा। राइट राइट। यस सर। फ्रीक्वेंसी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। n क्यूब। ये है काम की बात अगेन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो अब तो पूरा ही, इसमें तो लिखने की यस सर। जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4m मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? n क्यूब अपॉन z एन स्क्वायर। क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब एन अपॉन क्यूब। z। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये और एक ओमेगा वाली, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या समझ में आई? यस सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? समझ में आया नहीं आया बच्चा? जल्दी से बता दो, सर आ गया। ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कर दो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या नथिंग कैन बी सेड? नेगेटिव होगा? यस सर। अरे तो निकाल के बताया, -13.6, -3.4, है ना। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन क्या होती है भाई? एनर्जी नेगेटिव होती है। बहुत ही नेगेटिव। इन द बोर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के। अभी अभी क्वेश्चन करवाया था इसमें मैंने, यस सर। क्वेश्चन करवाया था इसमें ना, R1 अपॉन R3 निकलवाया था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, और अगली क्लास में मैं वो लेने वाला हूँ। तो अगली क्लास में हम करेंगे स्पेक्ट्रम कंप्लीट, जो कि सर वॉइस कट कर रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। इम्पोर्टेंट। Am I audible बच्चों? अभी आ रही है आवाज? यस सर आप आ गया। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क जरूर से करके लाना। अभी जो हमने पढ़ा है ना एनर्जी लेवल्स, यस सर। यस सर। उसके क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, ठीक है। तो वो जरूर करके लाना, अगली क्लास में भी मैं करवाऊंगा, पर ये करके लाना, यस सर। ठीक है। ओके सर। हो जाएगा? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में फिर, ठीक है। यस सर। ओके, बाय बाय बच्चों। बाय सर।